नमस्कार। घड़ी में रात के 9 बज चुके हैं और वक्त हो गया है आपके पसंदीदा बुलेटिन प्राइम टाइम एट 9 का, जहां मिलती है आपको प्रदेश की हर ताजा खबर। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबरों के साथ। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। राजस्थान में नौतपा का कहर, 48 डिग्री तक जाएगा पारा। आईएमडी का सीवियर हीट वेव अलर्ट, सावधानी की अपील। रीट मेंस लेवल 2 का रिजल्ट जल्द, लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार खत्म होने के करीब। शारीरिक शिक्षकों का अर्धनग्न दंडवत प्रदर्शन, बीकानेर में पिछले 10 दिन से जारी है धरना। बिहार एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार। गुजरात में 1150 करोड़ की कोकीन जब्त, एटीएस कोस्ट गार्ड की बड़ी कार्रवाई। चूरू के तारानगर में ईद को लेकर सीएलजी की बैठक, शांति सौहार्द की अपील, माहौल बिगड़ने पर होगी कार्रवाई। बीकानेर में एनएसयूआई का सांकेतिक सड़क जाम, नीट पेपर लीक के खिलाफ एनटीए बैन करने की मांग। पुष्कर में नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि, गोविंद सिंह डोटासरा ने अर्पित किए पुष्प। बेहराणा धाम में महापंचायत, सांसद हनुमान बेनीवाल पहुंचे, रीको भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान। पूर्वी राजस्थान पर मारवाड़ी भाषा थोपना गलत, राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत ने उठाई आवाज। दाहोद में आईसीडीएस विभाग की बैठक हुई, आंगनवाड़ी की गुणवत्ता सुधारने पर जोर। दाहोद में पायलट दिवस का भव्य आयोजन, ईएमआरआई के उत्कृष्ट कर्मचारियों का सम्मान। दाहोद पंचाल समाज की वेबसाइट लॉन्च, 64 गांव डिजिटल मंच पर जुड़ेंगे। तारानगर विधायक का डीजीपी को पत्र, पुलिस पर महिला से बदतमीजी का आरोप। बाल श्रम तस्करी के खिलाफ उमंग 7 अभियान, 1 जून से पूरे राजस्थान में सख्त कार्रवाई। तो ये थी आज की बड़ी सुर्खियां। बढ़ते हैं खबरों की पूरी रिपोर्ट की ओर विस्तार से। नौतपा का असर राजस्थान में दिखने लगा है। भीषण गर्मी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। भारतीय मौसम विभाग ने कई जिलों में सीवियर हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। आने वाले दिनों में पारा 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। स्वास्थ्य विभाग ने दोपहर में बाहर निकलने से बचने की सलाह दी है। आईएमडी ने राजस्थान के पश्चिमी जिलों जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर में सीवियर हीट वेव की चेतावनी दी है। यहाँ अगले 3 से 4 दिन तक तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। वहीं जयपुर, कोटा और जोधपुर समेत कई शहरों में भी लू का असर बना रहेगा। सड़कों पर दोपहर के समय सन्नाटा पसर रहा है। तेज धूप और गर्म हवाओं से जनजीवन प्रभावित है। मौसम विशेषज्ञ के अनुसार नौतपा के शुरुआती दिनों में पश्चिमी राजस्थान में तापमान 48 डिग्री के करीब रह सकता है। अगले 3 से 4 दिन तक राहत की उम्मीद नहीं है। मई के आखिरी दिनों में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने पर आंधी और हल्की बारिश से तापमान में गिरावट आ सकती है। बढ़ती गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। लोगों को दोपहर 12 से 4 बजे तक घर से बाहर नहीं निकलने, सूती कपड़े पहनने, अधिक पानी पीने और हीट स्ट्रोक के लक्षण दिखने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह दी है। केंद्र सरकार ने भी सभी राज्यों को अलर्ट किया है। अस्पतालों को हीट स्ट्रोक से जुड़े मामलों के लिए तैयार रहने को कहा है। राजस्थान के लाखों युवाओं के लिए बड़ी खबर है। रीट मेंस लेवल 2 परीक्षा 2026 का रिजल्ट जल्द जारी हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अंतिम प्रक्रिया पूरी कर चुका है और परिणाम कभी भी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार आरएसएम एसएसबी ने रिजल्ट की सभी तैयारियां पूरी कर ली। पहले लेवल 2 का परिणाम घोषित किया जाएगा, उसके बाद अन्य लेवल और विषयवार कट ऑफ जारी होगी। इस भर्ती परीक्षा में लाखों अभ्यर्थी शामिल हुए थे। रिजल्ट को लेकर अभ्यर्थी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। परिणाम जारी होने के बाद अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि डालकर अपना रिजल्ट देख सकेंगे। रीट लेवल 2 से तृतीय श्रेणी शिक्षकों के करीब 30,000 से ज्यादा पदों पर भर्ती होनी है। रिजल्ट में देरी के कारण अभ्यर्थियों में चिंता थी, लेकिन अब बोर्ड ने संकेत दिए हैं कि परिणाम अगले कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा। विशेषज्ञों का कहना है कि रिजल्ट जारी होते ही चयनित अभ्यर्थियों को दस्तावेज तैयार रखने चाहिए। बोर्ड की वेबसाइट पर नियमित अपडेट चेक करते रहे, फर्जी खबरों और लिंक से बचे, सिर्फ आधिकारिक साइट से ही रिजल्ट देखें। बीकानेर में राजस्थान एकीकृत शारीरिक शिक्षक संघ का धरना 10वें दिन भी जारी है। ईटी भर्ती 2022 के पास चयनितों ने स्थायीकरण और वेतन नियमितीकरण की मांग को लेकर अर्धनग्न होकर दंडवत प्रदर्शन किया। संघ ने चेतावनी दी है कि मांग नहीं मानी गई तो भूख हड़ताल और जयपुर तक पैदल कूच करेंगे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 10 दिन बीत गए लेकिन विभाग से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। संघ ने आरोप लगाया कि विभाग ने जिन पात्रों की डॉक्यूमेंट जांच पूरी हो गई है उनकी सूची तक जारी नहीं की। प्रदर्शनकारियों ने दंडवत होकर विभाग तक अपनी बात पहुंचाने का प्रयास किया। संघ ने राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से मांगों को जल्द मानने का आग्रह किया है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो सभी पात्र चयनित भूख हड़ताल करेंगे। इसके बाद भी सुनवाई नहीं हुई तो निदेशालय से जयपुर तक पैदल कूच किया जाएगा। धरने में प्रदेश भर के चयनित शारीरिक शिक्षक शामिल है। हमने आज हमारे धरने का 10वां दिन है।
और ये धरना हम पीटी भर्ती 2022 के सभी पात्र चयनितों के स्थायीकरण वेतन नियमितीकरण अतिशीघ्र करने की मांग को लेकर दे रहे हैं। हमने अनुशासनात्मक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से राज्य सरकार और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने की मांग की, लेकिन इन 10 दिनों में विभाग के तरफ से हमें कोई प्रकार का, किसी भी प्रकार का संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। ना विभाग के आला अधिकारियों द्वारा हमें वार्ता के लिए बुलाया गया है, ना हमें ये स्पष्ट कर रहे हैं कि आपकी बात यहाँ तक पहुँच गई। हमारी एक मांग है कि जो पात्र है, सभी पात्र कैंडिडेट है जिनकी जांच पूर्ण हो गई है, उन सभी पात्र चयनित शारीरिक शिक्षकों का स्थायीकरण वेतन नियमितीकरण कर दिया जाए। विभाग ने 10 दिन का आदेश निकाला था, आज 9 महीने हो गए। 9 महीने में एक औरत बच्चे को जन्म दे देती है, लेकिन विभाग का अभी तक कोई प्रकार का स्पष्टीकरण नहीं है। हम बार बार संघ के माध्यम से ये मांग कर रहे हैं कि पात्र है जो जिनकी डॉक्यूमेंटली जांच पूर्ण हो गई है, उन पात्रों की सूची विभाग जारी करे। आज आपने क्या किया है? आज हमने विभाग तक अपनी मांग मनवाने के लिए दंडवत धरना स्थल से यहाँ तक दंडवत आए हैं और दंडवत होकर के विभाग तक अपनी बात पहुँचाने का प्रयास किया। आपके चैनल के माध्यम से हमारी राज्य सरकार, शिक्षा विभाग के समस्त आला अधिकारियों से पुनः निवेदन है कि हमारी बात को अतिशीघ्र मान लिया जाए। अगर विभाग हमारी बात को नहीं मानता है तो संघ के माध्यम से ये सभी पात्र चयनित भूख हड़ताल करेंगे। नहीं मानता है तो यहीं से निदेशालय से जयपुर धरने सभी धरनार्थी प्रदेश के समस्त चयनित शारीरिक शिक्षक जयपुर पैदल कूच करें। नाम बताओ। डॉक्टर राम प्रकाश सांगवा, प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान एकीकृत शारीरिक शिक्षक संघ राष्ट्र। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है। कोर्ट ने साफ कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह संवैधानिक और वैध है। साथ ही कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग के पास एसआईआर कराने का पूरा अधिकार है और आयोग की शक्तियां बरकरार रहेगी। चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने बुधवार 27 मई 2026 को फैसला सुनाते हुए कहा कि एसआईआर में कोई खामी नहीं है। कोर्ट ने माना कि चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत की है। याचिकाओं में दावा किया गया था कि अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत चुनाव आयोग को इतने बड़े स्तर पर एसआईआर कराने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एसआईआर के दौरान चुनाव आयोग ने किसी की नागरिकता तय नहीं की। आयोग ने सिर्फ ये देखा कि कोई व्यक्ति वोटर लिस्ट में शामिल होने के योग्य है या नहीं। कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड को भी आदेश के बाद दस्तावेजों की सूची में शामिल किया जाए और यह व्यवस्था मनमानी नहीं है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जिन लोगों के नाम गैर नागरिक होने के शक में हटाए गए हैं, उनके मामले 4 हफ्ते में गृह मंत्रालय और विदेशी न्यायाधिकरण को भेजे जाए। नागरिकता पर अंतिम फैसला वही करेंगे। कोर्ट ने कहा कि ईसी के पास वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने से इनकार करना अधिकार है, लेकिन इसे नागरिकता तय करने की प्रक्रिया नहीं माना जा सकता। गुजरात के मुंद्रा तट के पास भारतीय तटरक्षक बल और गुजरात एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की है। समुद्र में फेंके गए बैगों से 115 किलो कोकीन बरामद हुई। इसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1150 करोड़ रुपए है। आशंका है कि इसके पीछे अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट का हाथ है। गुजरात एटीएस को समुद्री रास्ते से नशीले पदार्थों की तस्करी की खुफिया सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर 25 से 26 मई 2026 की रात एटीएस और भारतीय तटरक्षक बल ने संयुक्त ऑपरेशन चलाया। मुंद्रा एंकरेज क्षेत्र में आईसीजी के इंटरसेप्टर बोट्स पर एटीएस अधिकारियों को तैनात कर व्यापक तलाशी अभियान शुरू किया। सर्च ऑपरेशन के दौरान टीम की नजर कंटेनर जहाज एमबी यूरोप पर पड़ी। यह जहाज मुंद्रा तट से करीब 5 नॉटिकल मील दूर लंगर डाले खड़ा था। तभी अधिकारियों ने जहाज से कुछ संदिग्ध बैग समुद्र में फेंकते देखे। रात के अंधेरे और कम दृश्यता के बावजूद आईसीजी और एटीएस की टीम तुरंत हरकत में आई और समुद्र में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। ओपन सोर्स आकलन के मुताबिक जब्त कोकीन की कीमत करीब 1150 करोड़ रुपए है। इतनी बड़ी खेप मिलने से सुरक्षा एजेंसी अलर्ट हो गई। आशंका है कि इसके पीछे कोई बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ड्रग सिंडिकेट सक्रिय है जो समुद्री रूट से भारत में ड्रग्स भेज रहा था। फिलहाल एमबी यूरोप जहाज को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। क्रू मेंबर से पूछताछ की जा रही है। एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी है कि ये खेप कहां से आई और किसे पहुंचाई जानी थी। मामले में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई जारी है। चूरू के तारानगर में आगामी लोकसभा पर्व को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाने को लेकर थाना परिसर में सीएलजी की बैठक हुई। थानाधिकारी सीआई सतपाल बिश्नोई की अध्यक्षता में हुई बैठक में सदस्यों ने पुलिस प्रशासन को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में त्योहार को आपसी भाईचारे और शांति के साथ मनाने पर चर्चा हुई। सीआई बिश्नोई ने सदस्यों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।
उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने में जनता का सहयोग जरूरी है। बैठक में मौजूद सीएलजी सदस्यों ने पुलिस प्रशासन को हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। सदस्यों ने कहा कि त्योहार के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए वे प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे। इस मौके पर थाने का स्टाफ और बड़ी संख्या में सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। पुलिस ने बताया कि ईद के मद्देनजर थाना क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरती जा रही है। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया जाएगा। बीकानेर में मंगलवार को एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने नीट पेपर लीक मामले के विरोध में सांकेतिक सड़क जाम किया। शहर जिला अध्यक्ष हरिराम कोदारा के नेतृत्व में छात्रों ने केंद्र सरकार और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के खिलाफ रोष जताया। प्रदर्शन के जरिए छात्रों के भविष्य के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। कार्यकर्ताओं ने मांग की कि नीट पेपर लीक मामले की निष्पक्ष जांच कार्रवाई की जाए, एनटीए को तुरंत बैन किया जाए और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान तत्काल इस्तीफा दें। हरिराम गोदारा ने कहा कि देश भर के लाखों विद्यार्थियों ने दिन रात मेहनत कर परीक्षा दी, लेकिन पेपर लीक ने उनका विश्वास तोड़ा है। छात्र आत्महत्या जैसे कदम उठा रहे हैं। लगातार परीक्षाएं अनियमितताएं सरकार की विफलता दिखाती है। युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और एनटीए को बैन किया जाए। गोदारा ने कहा कि नीट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा में धांधली से छात्रों का मनोबल टूट रहा है। सरकार को जिम्मेदारी तय कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आज अजमेर के पुष्प कैंप में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित हुआ। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने नेहरू के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। डोटासरा ने कहा कि राष्ट्र निर्माण में नेहरू का योगदान हमेशा प्रेरणादायी रहेगा। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। डोटासरा ने कहा कि पंडित नेहरू का देश के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर एक सुदृढ़, समृद्ध और प्रगतिशील राष्ट्र के निर्माण में अमूल्य योगदान है। लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति उनकी गहरी आस्था थी। डोटासरा ने कहा कि नेहरू ने पंचवर्षीय योजनाओं से कृषि, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा दिया। संविधान, संसद और न्यायपालिका का सम्मान कर लोकतंत्र को मजबूत किया। उन्होंने युवाओं से नेहरू के आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में स्थानीय कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी नेहरू को याद कर पुष्पांजलि अर्पित की। जयपुर जिले के भैराणा धाम में रिको हेतु भूमि अधिग्रहण और हजारों पेड़ों की कटाई के विरोध में आज विशाल महापंचायत हुई। आरएएलपी प्रमुख और नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने कहा कि संतों की पावन स्थली और पर्यावरण बचाने के लिए सरकार ने आर पार की लड़ाई करेगी। महापंचायत में लाखों लोगों की भीड़ जुटी। दादूपंथ के संतों की पावन स्थली के अवाप्तीकरण और हजारों पेड़ों की कटाई के प्रस्ताव के खिलाफ संत समाज, आरएलपी कार्यकर्ता, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि एकजुट हुए। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने महापंचायत को संबोधित किया। उन्होंने आरएलपी कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों और जनप्रतिनिधियों से अधिक संख्या में जुड़ने का आह्वान किया। बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान की संत परंपरा, गौ सेवा और पर्यावरण संरक्षण की पहचान भैराणा धाम है। सरकार का ये निर्णय जनभावनाओं के खिलाफ है। महापंचायत में लाखों लोगों ने पहुंचकर भूमि अधिग्रहण का विरोध किया। संतों ने भी औद्योगिक परियोजना को रद्द करने की मांग उठाई। आरएलपी ने चेतावनी दी कि अगर सरकार ने फैसला वापस नहीं लिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। गंगा वंदे जल संरक्षण अभियान भी चल रहा है, उसमें पार्टी इनिशिएटिव ले रही है। आपके लगातार कार्यक्रम चल रहे हैं। देखिए, हमारे कार्यक्रम अभी बहुत चलेंगे, जिसमें वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान भी चलेगा, तो उसमें भी हमारी टीम लगी है। वो जल संरक्षण के लिए काम करेगी। कई बावड़ियाँ साफ करवाना, तालाब तैयार करवाना, तालाब की सफाई करवाना, कचरा हटाना, पानी की आवक को सुनिश्चित करना, ताकि जल संरक्षण हो सके, ताकि अपने पेयजल के लिए, इरिगेशन के लिए पानी का सदुपयोग हो सके। वाटर हार्वेस्टिंग तैयार करवाना, ये सारा काम हम इसमें करने वाले हैं। इसी प्रकार से हमारा ये मोदी जी ने 26 मई को 2014 को जब ये देश के प्रधानमंत्री बने, तब से लेकर के और 12 वर्ष पूरे हुए। तो इन 12 वर्षों में हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कई आयाम स्थापित किए। पहले 18,000 गांवों में बिजली नहीं थी, उन गांवों को बिजली आपूर्ति करने का काम किया। भारत की सभी ब्रॉडगेज ट्रेनें इलेक्ट्रीफाई हुई। बिजली में हम आत्मनिर्भर बने। औद्योगिक विकास हुआ इस देश के अंदर। तकनीकी हमने विकसित की। चंद्रमा पर तिरंगा फहराने का काम भी किया, तो सर्जिकल स्ट्राइक करने में भी तकनीकी हमने हासिल की। यही नहीं, औद्योगिक विकास हुआ। हमारे यहाँ शस्त्र निर्माण भी हो रहे। पहले बाहर से खरीदते थे, अब ब्रह्मोस जैसे, आग्नेय जैसे शस्त्र हमने अपने यहाँ उत्पादन बढ़ा दिया। इसके साथ ही यहाँ पर जितने भी हमारी प्रतिभाएं थी,
उनको हमने यहाँ अवसर उपलब्ध करवाया, सुविधाएं उपलब्ध कराई, ताकि वो प्रतिभा यहाँ उत्पादन कर सके और आत्मनिर्भर भारत बना सके। उस दिशा में हमने बहुत काम किया है। आम आदमी के जीवन स्तर को मजबूत करने का काम किया है। प्रत्येक व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर देने का काम किया। घर घर जल, घर घर नल के माध्यम से पानी पहुंचाने का काम हमने किया। सड़कों का सुदृढ़ीकरण करने का काम किया है। हमने इस देश में किसान को समृद्ध करने के निमित्त उसकी एमएसपी बढ़ाने का काम किया, किसान की आय को दुगुना करने का काम किया, किसान सम्मान निधि देने का काम किया। ये सब काम हमने किए हैं। यही नहीं, मजदूर का पीएफ अकाउंट फिक्स कर दिया ताकि वो मजदूर का पीएफ का पैसा डूबे नहीं। ये हमने काम किया। मुद्रा योजना के माध्यम से कुटीर उद्योग स्थापित करवाने के लिए छोटे छोटे कोई भी धंधा कर सकता है, रोजगार लोगों को मिल सकता है, आत्मनिर्भर व्यक्ति बन सकता है, पराश्रयी नहीं रहे। ये काम हमने किया है। भूमि की जांच करवा करके किसान को किस प्रकार से प्रेरित करना चाहिए, किसान की जो उसका उत्पाद है उसको उचित मूल्य मिले। ई नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट दिया हमने, ताकि वो यहाँ रजिस्ट्रेशन करके मार्केट में जहाँ कहीं भी उसको अच्छा भाव मिले वहां पर माल बेच सकता है। ये व्यवस्था हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की है। योजनाएं इतनी है कि कितनी गिनाएं, योजना ही योजना दे दी है। हमेशा देखिए, कोविड के अंदर भी वैक्सीन देने का काम ये हमारे यहाँ का उत्पाद है, यानी हमारी प्रतिभाओं को हमने यहाँ काम देने का काम किया। तो वो प्रतिभा उसने वैक्सीन दी, दुनिया को बचाया, कोविड में बचाया। यही नहीं, आज भी यानी आयुष्मान भारत, इसके माध्यम से हर व्यक्ति को इलाज सुलभ करवाने का काम किया है। यानी प्रधानमंत्री मोदी जी ने बहुत काम किए। वो सब काम हम गिनाएंगे, जनता के बीच में जाएंगे, हम बताएंगे कितने काम हुए। आखिर तभी तो जनता ने विश्वास किया है मोदी जी पर, मोदी जी की गारंटी पर भरोसा किया। आज दुनिया में यदि कहीं देखें आप, तो दुनिया का मैच्योर्ड पॉलिटिशियन यदि कोई है, परिपक्व व्यक्तित्व वाला राजनेता यदि कोई है, तो नरेंद्र मोदी जी है। आप देख लीजिए, किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को ले लीजिए, आप देख लीजिए उनका अनुभव और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का अनुभव। तभी तो उनको सब उनसे ऑटोग्राफ मांगते हैं, उनके पैर छूने की कोशिश करते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। वो आदमी ऐसा है जो कह सकता है कि हमने किसी की हानि नहीं की, हम हानि करना नहीं चाहते। सर्वे भवन्तु सुखिनः का भाव, वसुधैव कुटुंबकम का भाव। यानी ऐसा कहाँ मिलेगा आपको? कौन नेता ऐसा मिलेगा? क्यों लड़ रहे हैं ये मध्य एशिया के राष्ट्र? क्या उनका कोई वो विशेष, यानी जब संपन्न राष्ट्र आपस में केवल इसलिए मूंछ की लड़ाई लड़ रहे हैं जिससे पूरी दुनिया को परेशान कर दिया। एक मोदी जी ऐसा है कि जो सबको व्यवस्थित रूप से और सलाह दे सकते हैं, और तभी जाकर के भारत में सारी सुविधाएं उपलब्ध है। धन्यवाद। अच्छा, एक सवाल था थोड़ा सा, क्योंकि कांग्रेस जो है वो सभी स्टेटों में एक साथ राज्यसभा की सीटें घोषित करेगी। आपने भी क्योंकि 2 है, तो अपने वाली सीटें कब तक आएगी, कब तक एजेंट बनाएंगे, क्या कुछ प्रक्रिया रहेगी? क्योंकि वो तो कांग्रेस ने राजस्थान में नहीं की है। कहाँ कर रही है वो कांग्रेस? हम करेंगे। देखिए, हमने हमारे यहाँ पर जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया के तहत बिल्कुल घोषणा समय पे होगी, यथा समय हो जाएगी हमारी। ये भी चर्चा है कि तीसरा कोई कैंडिडेट आ सकता है। ये बंद करो इसको यहाँ से। श्री राष्ट्रीय क्षत्रिय युवा एकता भारत के राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर रघुराज प्रताप सिंह परमार ने मारवाड़ी भाषा को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूर्वी राजस्थान पर जबरदस्ती मारवाड़ी भाषा थोपी जा रही है, जिसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। संगठन के कार्यक्रम में उन्होंने पूर्वी राजस्थान की भाषाई अस्मिता बचाने की मांग उठाई। उन्होंने कहा कि राजस्थान विविधताओं का प्रदेश है। ढूंढाड़, मेवात, हाड़ौती और ब्रज क्षेत्र की अपनी समृद्ध लोक भाषाएं और बोलियां हैं, जिनका गौरवशाली इतिहास है। डॉक्टर परमार ने आरोप लगाया कि सोची समझी रणनीति के तहत पूरे प्रदेश पर केवल मारवाड़ी भाषा थोपकर पूर्वी राजस्थान की भाषाई अस्मिता को दबाने का प्रयास हो रहा है। ये पूर्वी राजस्थान के युवाओं और संस्कृति के साथ अन्याय है। डॉक्टर परमार ने बात की कि भाषाई नीतियों में संतुलन रखा जाए और पूर्वी राजस्थान की बोलियों को उचित स्थान दिया जाए। कार्यक्रम में संगठन के संस्थापक कृष्णा परमार, सेपऊ समेत कई प्रदेश स्तरीय अधिकारी, कार्यकर्ता और समाज के प्रबुद्धजन मौजूद रहे। सभी ने डॉक्टर परमार के बयान का पुरजोर समर्थन किया। इस बयान के बाद प्रदेश के भाषाई और राजनीतिक हलकों में नई बहस छिड़ने की संभावना है। दाहोद जिला पंचायत सभाखंड में जिला विकास अधिकारी स्मित लोधा की अध्यक्षता में ICDS विभाग की बैठक हुई।
उन्होंने सभी सीडीपीओ को निर्देश दिए कि हर लाभार्थी तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और आंगनवाड़ी केंद्र आदर्श बने। पोषण स्तर सुधारने के लिए कवरेज बढ़ाने पर जोर दिया गया। उन्होंने निर्देश दिए कि आंगनवाड़ी के समय के बाद गांव के सभी बच्चों, किशोरियों और धात्री माताओं और गर्भवती महिलाओं को पंजीकरण पूरा किया जाए। गृह बैठकर माता पिता को पोषण सुधार के लिए शिक्षित किया जाए। पोषण किट का नियमित वितरण और केंद्र पर बनने वाला पौष्टिक आहार स्वादिष्ट व गुणवत्तापूर्ण हो, इसका ध्यान रखा जाए। इंचार्ज जिला कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुधीर जोशी ने कहा कि आंगनवाड़ी रोज 6 घंटे चले और समय पत्रक अनुसार गतिविधियां हो। सुपोषित दाहोद पोर्टल पर कार्यकर्ता एंट्री करें। नियम से केंद्र नहीं चलाने पर कार्रवाई होगी। 3 से 5 साल के बच्चों का पंजीकरण टारगेट अनुसार पूरा करने के निर्देश दिए गए। डीडीओ ने बताया कि ICDS की योजनाएं लाभार्थी तक पहुंचाना क्यों जरूरी है, इसकी जानकारी दी गई। बैठक में डॉक्टर सुधीर जोशी सहित जिले के सभी सीडीपीओ मौजूद रहे। AMRI ग्रीन हेल्थ सर्विसेज द्वारा दाहोद में पायलट दिवस पर भव्य सम्मान समारोह आयोजित हुआ। 108 एम्बुलेंस सेवा के उत्कृष्ट पायलट, EMT, कैप्टन और कर्मचारियों को अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। दाहोद जिले के 60 एम्बुलेंस 24 घंटे जीवन रक्षक सेवाएं दे रही है। सेंट्रल जोन के विभिन्न जिलों से उत्कृष्ट और निष्ठापूर्वक काम करने वाली पायलट, EMT, कैप्टन और अलग अलग प्रोजेक्ट के कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में दाहोद के DYSP जगदीश भंडारी, ADHO गिरवर बारिया, RCHO डॉक्टर अशोक ढाबी, जाइडस हॉस्पिटल के डीन व CEO संजय कुमार सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। मेहमानों ने कर्मचारियों को श्रेष्ठ काम, फर्ज के प्रति निष्ठा और समय पर सेवा देने के लिए अवार्ड दिए। इस आयोजन से सभी कर्मचारियों में नई ऊर्जा, उत्साह और जन सेवा के प्रति समर्पण की भावना जागी। दाहोद जिला मंडल समाज प्रगति मंडल ने समाज को आधुनिक युग से जोड़ने और एक डिजिटल मंच पर लाने के लिए पंचाल समाज की वेबसाइट का लोकार्पण किया। 26 मई 2026 को झालोद के विश्वकर्मा मंदिर में वेबसाइट निर्माता मनोज भाई पंचाल ने वेबसाइट लॉन्च की। दाहोद जिले के करीब 64 गांवों में पंचाल समाज के लोग रहते हैं। समाज के परिवार आपस में जुड़े, संगठित बने और आधुनिक जानकारी से लैस होकर विकास कार्यों को गति मिले, इस उद्देश्य से यह वेबसाइट तैयार की गई है। झालोद के विश्वकर्मा मंदिर में आयोजित कारोबारी सभा में जिले के अग्रणी कार्यकर्ता और विशेष मेहमानों की मौजूदगी में वेबसाइट का लोकार्पण हुआ। विश्वकर्मा के जय घोष और तालियों की गड़गड़ाहट के बीच सभी ने वेबसाइट का स्वागत किया। मौजूद लोगों ने उत्साह से वेबसाइट देखी और खुशी जताई। मंडल के महामंत्री सुरेश पंचाल, कार्याध्यक्ष हसमुख पंचाल, सीनियर उपाध्यक्ष अनिल पंचाल तथा IT कन्वीनर अशोक पंचाल और हेमल पंचाल ने समाज जनों को शुभकामनाएं दी। अंत में कारोबारी सभा में मौजूद सभी अग्रणी कार्यकर्ता और सहयोगियों का आभार जताया गया। तारानगर से बड़ी खबर है। विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने DGP को पत्र लिखकर पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सिद्धमुख थाना क्षेत्र के गांव दयावट में पुलिस कर्मियों पर घर में घुसकर महिला से बदतमीजी और जबरन घसीटने का आरोप। विधायक ने दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि 47 डिग्री तापमान में पुलिस ने घर से पशुओं को बाहर निकाल दिया। घटना के बाद क्षेत्र में भारी आक्रोश है। लोगों का पुलिस के प्रति अविश्वास बढ़ गया। विधायक नरेंद्र बुढ़ानिया ने मामले को गंभीर बताते हुए DGP को पत्र लिखा है। उन्होंने दोषी पुलिस कर्मियों और बैंक कर्मियों पर तत्काल सख्त कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने कहा कि ऐसी घटनाओं से आमजन का पुलिस से भरोसा उठता है। उन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय और सुरक्षा देने की अपील की है। घटना के बाद से गांव में तनाव का माहौल है। पुलिस प्रशासन की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। राजस्थान में बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी और बाल तस्करी के खिलाफ पुलिस का 1 महीने का बड़ा अभियान शुरू होने जा रहा है। पुलिस मुख्यालय ने बाल श्रम और बाल तस्करी को रोकने के लिए राज्यव्यापी अभियान उमंग 7 का ऐलान किया है। ADG सिविल राइट्स एवं AHT हवा सिंह घुमारिया ने सभी पुलिस आयुक्त, रेंज IG, SP और GRP अजमेर जोधपुर को निर्देश जारी किए हैं। हर जिले में ASP स्तर के अधिकारी नोडल होंगे। सामाजिक न्याय, महिला बाल विकास, श्रम विभाग, बाल कल्याण समिति, शेल्टर होम और NGO के साथ मिलकर रणनीति बनेगी। हर थाने में SI या ASI के नेतृत्व में 4 पुलिसकर्मियों की रेस्क्यू टीम बनेगी। टीमों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। स्क्रीनिंग में मिले बच्चों की फोटो वीडियोग्राफी होगी। गुमशुदा या तस्करी के शिकार बच्चों पर तुरंत कानूनी कार्रवाई होगी। मेडिकल और जरूरत पर मानसिक परीक्षण कराया जाएगा। अन्य राज्यों के बच्चों के मामले में संबंधित थानों को सूचना दी जाएगी। मानव तस्करी गिरोहों पर BNS की संबंधित धारा और किशोर न्याय अधिनियम व बाल श्रम प्रतिषेध अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई होगी। DGP का स्पष्ट संदेश है कि बच्चों के शोषण पर कोई समझौता नहीं होगा। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। राज्य की हर छोटी बड़ी हलचल को जानने के लिए जुड़िए हमारे साथ हर रात 9 बजे BBC राजस्थान प्राइम टाइम 9 पर। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और राजस्थान की हर ताजा जानकारी के लिए फॉलो करें और सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम व यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।